प्यारे प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबको सोशल साइंस के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा करूंगा। जैसा कि सर्वविदित है, प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में स्थानीय शासन का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आधुनिक भारत में भी यह बात सामने आती है कि लॉर्ड रिपन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। इसके बाद जब हमें आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में यह उल्लेख किया गया कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थानीय शासन या ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज़ाद भारत में 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर ज़िले के बख्तरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। पंडित नेहरू जी का कहना था कि स्थानीय लोग या गांव के लोग कितनी भी गलतियां क्यों न करें, लेकिन उन्हें कार्य करने का अधिकार और स्वायत्तता मिलनी चाहिए। तो इन सब बातों से पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हुई। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। जहाँ तक पंचायती राज व्यवस्था के विकास की बात है, तो पंचायती राज व्यवस्था आज़ादी के बाद सर्वप्रथम 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा जाता है, का शुभारंभ किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में शुरुआत की गई। इन सब कार्यों की जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता ने आज के समय में अधिकतम राज्यों में जो प्रचलित है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इस समिति की सिफारिश थी कि गांव स्तर पर ग्राम सभा होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत होनी चाहिए। और इस प्रकार ग्राम सभा के जो प्रतिनिधि होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। बाकी जो 2 स्तर होंगे उनके प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। तो इस प्रकार बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को आगे चलकर राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था आगे बढ़ी। और जैसा हमने बताया कि इन सब के बाद जो है बख्तरी गांव में पंडित नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया नागौर में। इसके बाद आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में एक ऐसा राज्य था जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान से किया गया था, नागौर ज़िले के बख्तरी गांव से, लेकिन इस व्यवस्था को सर्वप्रथम पूरे राज्य में आंध्र प्रदेश ने लागू किया था। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इसे लागू किया। 1960 के दशक तक लगभग सभी राज्यों ने इसको लागू किया और सबकी पद्धतियाँ अलग अलग रहीं। कहीं पे त्रिस्तरीय पद्धति रही, कहीं पे 2 स्तरीय पद्धति रही। जैसा कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति रही, तमिलनाडु में 2 स्तरीय पद्धति रही, पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। लेकिन इन सब के अलावा जहाँ पर क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक समिति सशक्त रही, वहाँ पर पंचायत राज व्यवस्था काफ़ी सशक्त हुई। और इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के लिए अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई। उस समय
जनता पार्टी की सरकार थी। तो जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां थी, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। 1960 में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठन समिति जो थी वह BR राव की अध्यक्षता में गठित की गई। 1961 में पंचायत एवं सहकारी समिति प्रकार दल SB मिश्रा जी की अध्यक्षता में गठित की गई। 1961 में पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल का गठन किया गया B ईश्वर चरण की अध्यक्षता में। 1962 में न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल GR राजगोपाल की अध्यक्षता में गठित की गई। 1963 में पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन किया गया। यह अध्ययन RR दिवाकर की अध्यक्षता में हुआ। 1963 पर पंचायती राज व्यवस्था की बजट एवं लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन किया गया M रामाकृष्णैया की अध्यक्षता में। 1963 पर पंचायती राज पर अध्ययन दल के संथानम की अध्यक्षता में हुआ। पंचायती राज चुनाव सुधार समिति जो गठित की गई वो के संथानम की समिति में। 1966 में पंचायती राज निकाय के अंकेक्षण एवं लेखा के लिए जो अध्ययन दल गठित किया गया उसके RK खन्ना अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र समिति G रामचंद्रम और 1969 में मूलभूत सुधार संबंधी समिति, सामुदायिक विकास एजेंसी इत्यादि B रामानाथन की अध्यक्षता में गठित की गई। और पंचायती राज व्यवस्था पर पंचवर्षीय योजना N कृष्णैया की अध्यक्षता में और सामुदायिक विकास पंचायती राज समिति श्रीमती दया चौबे की अध्यक्षता में गठित की गई। तो इस प्रकार पंचायत से संबंधित तमाम समितियां थीं। इसके अलावा GBK राव समिति, इसने ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GBK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाही की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं। अर्थात GBK राव समिति ने अपना यह मत प्रकट किया कि पंचायती राज व्यवस्था लाल फीताशाही के कारण और गुड गवर्नेंस न होने के कारण इत्यादि कमियों के कारण यह समिति अपना काम सही रूप से नहीं कर पा रही है। इसके बाद LM सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार ने गठन किया था इसका। इस समिति का उद्देश्य लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना था, संस्थाओं को पुनर्जीवित करना था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देना था और गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना करना था। पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर और उनके चुनाव पर, उनके विघटन पर इत्यादि पर इस समिति ने मंथन किया। उसके बाद थुंगन समिति 1988 में गठित की गई। यह समिति संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासन ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इस समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भी काफ़ी बल दिया। इस प्रकार ये थुंगन समिति भी अपने समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रही। उसके बाद गाडगिल समिति आई और गाडगिल समिति के बाद PV नरसिंह राव सरकार ने 1988 में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए BP सिंह सरकार ने काफ़ी प्रयास किया। और उसके बाद जब PV नरसिंह राव जी की सरकार आई तो उन्होंने 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को यह विधेयक प्रभाव में आया। इस प्रकार 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था के लिए मील का पत्थर था। इस अधिनियम ने भारत के पंचायत संविधान में एक नया खंड नव सम्मिलित किया और इसे पंचायत नाम से उल्लिखित किया गया और इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 243 से 243
अड़ा तक सम्मिलित किए गए और इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु दिए गए। इस प्रकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की बात की गई थी कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, वह ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करेगा, वह सपना साकार हुआ। तो इस प्रकार 92वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस संविधान संशोधन ने पंचायतों को काफ़ी मजबूती प्रदान की और इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई। इसकी विशेषताएं थी ग्राम सभा, अर्थात प्रत्येक गांव में कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इसने त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली की वकालत की। इसके अलावा सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव, जैसे कि जिला परिषद और ब्लॉक प्रमुख इत्यादि की व्यवस्था भी की। इसने कार्यकाल निर्धारित किया कि पंचायतों का कार्यकाल 5 ईयर होगा। राज्य चुनाव आयुक्त या राज्य सरकार इससे 6 मंथ घटा या बढ़ा सकती है। यह सब प्रावधान इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था पर दूसरी तमाम ऐसे कार्य हैं जिसको मैं यहाँ बताना चाहूँगा। जैसा कि सर्वविदित है, 1959 में 2 अक्टूबर को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। उसके बाद प्रथम पीढ़ी की पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हुई। द्वितीय पीढ़ी की 1978 से शुरू होती है, जहाँ पर उसके बाद 1977 में मेहता समिति का गठन होता है। कर्नाटक और अन्य राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था आगे बढ़ती है और फिर आगे चलकर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था दिनों दिन आगे बढ़ती गई और पंचायतों को संवैधानिक कार्य भी दिए गए, जिसके चलते आज के समय में पंचायतें काफ़ी मजबूत हुई। तो आज हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वप्न था कि पंचायतों को कैसे मजबूत किया जाए, पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, आज वह हम सबके सामने है और आज कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था सशक्त हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के समय में आपने देखा होगा पंचायतें काफ़ी सुदृढ़ हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है। यह आरक्षण चक्रीय आधार पर चलता है। तो इस प्रकार पंचायतें सशक्त हो रही हैं और समय समय पर पंचायतों को चुनाव हो रहा है समय से। इसके अलावा पंचायतों के कार्य में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जैसे आज इस लॉकडाउन के समय में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा और तमाम ऐसी स्कीम आई हैं जिसने पंचायतों को बहुत ज़्यादा काम दिया है, जिसने स्थानीय स्वशासन को काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज के समय में पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी सशक्त है, काफ़ी मजबूत है। तो और लेकिन अभी भी पंचायती राज व्यवस्था जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सपना देखा था वह पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। अभी भी पंचायतों को बहुत सुधार की ज़रूरत है। जैसे अभी भी जो आरक्षण कोटा होता है, महिलाओं के लिए जो सीटें रिजर्व होती हैं, यह देखने को मिला है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं प्रतिनिधि चुन ली जाती हैं, लेकिन महिलाएं आगे आकर नीति निर्माण में, नियम निर्माण में, ग्राम सभा की कार्रवाई में, ग्राम सभा के नियम और नियोजन में खुद भाग नहीं लेती हैं। उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, पति होते हैं या बेटे होते हैं या और कोई, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हमारा संविधान का आदर्श है कि सभी लोग सशक्त बने, आगे बढ़ें, वह पंचायती राज व्यवस्था अभी अपने 21वीं सदी में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब शिक्षक समुदाय या शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी
तो निश्चित तौर पे जो 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया है उसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पर यह व्यवस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं पर प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको पढ़ने के बाद आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप अपना कमेंट कीजिएगा और हमको ये ज़रूर बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में और क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग गाँव से आते हो। भारतवर्ष गाँवों का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते थे कि गाँव को लोगों को शासन का अवसर मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहा करते थे कि गांव के लोग कितनी भी गलतियां क्यों न करें, लेकिन उन्हें शासन का मौका मिलना चाहिए, उन्हें खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए स्वशासन में। और इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी हमेशा कहा करते थे कि गांव के विकास का रास्ता, देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। इस प्रकार गांव में रहने वाले लोग, खेत खलिहानों में रहने वाले लोग जब देश के निधि निर्माण में अपना योगदान देंगे, निश्चित तौर पे पंचायतें सशक्त होंगी और गांव आगे बढ़ेगा। और यही सरकार का भी उद्देश्य है कि जो लोग अंतिम पायदान पे हैं, जब वो लोग आगे बढ़ेंगे, वो देश के नियम निर्माण में, कानून के निर्माण में भाग लेंगे, तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा। यहीं पर मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।